हेलो बच्चों, चलो तो हम अपना जो चैप्टर है फर्स्ट वो स्टार्ट करते हैं और वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, इसमें काफी सारे एटम के बारे में बातें हम करने वाले हैं। तो चलो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करने वाले हैं वो है एटम। देखो, इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो एटम से होता है और एटम एटम का मतलब होता है परमाणु। देखो, एटम क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, हमारे पास जितने भी मैटर है, सबस्टांस है, पदार्थ है, वो एक छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं। उस स्मॉल पार्टिकल को हम आगे और सब डिवाइड नहीं कर सकते। सब डिवाइड का मीन होता है आगे और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, जिसको हम फर्दर आगे सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो देखो, हम एटम की जो डेफिनेशन है वो ऐसे लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, the smallest particle which cannot be further subdivided। क्लियर है? एंड takes part in chemical reaction। तो ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो वापस से हम देख लेते हैं एक बार, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम और आगे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं बांट सकते, और जो केमिकल रिएक्शन में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्लियर है? चलो, अब हम आगे फर्दर बात करते हैं कि जो एटम है वो एक ग्रीक वर्ड एटमियो से मिलकर बना है, जिसका मीन क्या होता है? जिसका मीन होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो एटम है, एटम वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एटमियो से बना। इस एटमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल। इसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, मतलब जिसको हम और स्मॉल जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसे हम बोलते हैं एटम। तो क्लियर है? तो ये एटम की डेफिनेशन हुई है और ये एक ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ, जिसका मीनिंग क्या होता है? इनडिविजिबल होता है। क्लियर है? जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो एटम की जो आगे डिस्कवरी हुई, एटम के लिए कुछ बातें थी, उनके बारे में बताने वाले एक साइंटिस्ट आए सबसे पहले, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या किया, एटम को समझाने के लिए उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। उस थ्योरी को हम डाल्टन्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो हम आगे डाल्टन्स थ्योरी की बातें डिस्कस करने वाले हैं कि डाल्टन्स थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स थे। तो उन सभी पॉइंट्स को हम अभी क्लियर करते हैं। तो इसके बाद में हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं, वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखो बच्चों, डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एटम के लिए काफी सारी बातें बोली और उन्हीं बातों को हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाल्टन था, उन्होंने एटम के लिए जो पहली बात बोली वो क्या बोली, बड़े ध्यान से सुनना, कि ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और ये इनडिविजिबल होता है, यानी कि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? और ये केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारी बातें किसने कही? डाल्टन ने। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल।
smallest particle which take part या which takes part in chemical reaction. तो which take parts in chemical reaction. और second point, it is indivisible. It is indivisible. क्लियर है, मतलब ये आगे और डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर कर लिया। पॉइंट नंबर टू ये कहता है कि जो एटम है इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं कि नाइदर क्रिएटेड nor be destroyed. तो neither created nor be destroyed, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस कर लिए। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या है? तो देखो, जो डाल्टन था उन्होंने क्या कहा कि जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स हैं, या यूं कह सकते हैं हम कि सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो प्रॉपर्टीज में सिमिलर होने वाले हैं। तो ये जो थर्ड बात थी वो किसने कही? डाल्टन ने। तो हम कह सकते हैं द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स have similar mass, size and properties. क्लियर है? तो ये थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये था कि जो सेम एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स हैं वो सिमिलर होंगे मास में, साइज में एंड प्रॉपर्टीज में। तो ये अभी तक की हमने एटम जो था उसकी बातें हमने कंप्लीट कर ली है। एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की तीन बातें हमने यहाँ अभी डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद में जो हम अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो अभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, उसका एक दो पॉइंट और रह गए, वो हम और डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। ओके, चलो ओके, तो हम फर्दर डिस्कस करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के आगे जो बातें और थी वो क्या थी, तो ध्यान से सुन। तो नेक्स्ट जो पॉइंट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का वो क्या था, ये देखो, अगर हम बात करें कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ सेम एलिमेंट थे बट अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स क्या हो डिफरेंट, तो उनके जो एटम्स हैं वो डिफर होंगे मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज में। क्लियर है? तो जो अगला पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो ये था कि द एटम्स ऑफ different elements are differ in mass, size and properties क्लियर है? तो ये तीन चार पॉइंट हैं वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। तो ये कह रहा है कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो साइज, मास और प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? अब देखो क्या हुआ, जैसे जैसे आगे डिस्कवरी होती गई तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और भी क्लियर होता गया। अब डिस्कवरी हुई तो कुछ पॉइंट्स और अपने सामने आए, जैसे आइसोटोप्स हैं, इनकी डिस्कवरी हुई, आइसोबार्स हैं, इनकी डिस्कवरी हुई। तो जैसे जैसे डिस्कवरी हुई तो जैसे ही आइसोटोप्स आए, आइसोबार्स आए, तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं वो वहां रॉन्ग हो गए। फिर इनको क्या किया? मॉडिफाई किया गया, वापस से थोड़ा सा करेक्ट किया गया, मॉडिफाई किया गया, और इनको मॉडिफाई करके एक न्यू थ्योरी बनाई गई
जिसे हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ। तो चलो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो कि अभी एट प्रेजेंट हम इस थ्योरी को क्या करते हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, उसके अंदर जो डाल्टन्स थ्योरी की बातें थी उनको थोड़ा सा करेक्ट और मॉडिफाई किया है। तो अब वो बातें कौन कौन सी हैं, तो ध्यान से देखें। हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो देखो बच्चों, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, तो देखो मॉडर्न एटॉमिक जो थ्योरी है इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, उसका जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम और ये इनडिविजिबल है। जबकि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि ये जो एटम है ये आगे फर्दर सब डिवाइडेड हो सकता है, या यूं कह सकते हैं ये डिविजिबल हो सकता है, और स्मॉल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन etc में और भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इन पार्टिकल्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्लियर है। तो देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है कि इट इज नॉट indivisible particle, indivisible particle, क्लियर है। इट कैन बी, आगे देखो, इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इन स्मॉल particles like electron, proton and neutrons etc। तो इनमें हम इसको क्या कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक की बातें। चलो, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये था कि इसको हम और भी स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं उनमें सब डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। चलो, पॉइंट नंबर 2 क्या, देखो ध्यान से, जैसे ही आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हो गई तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसका जो पॉइंट था क्या, कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन मास, साइज, प्रॉपर्टीज, वो पॉइंट यहां से फिर रॉन्ग हो गया। बिकॉज जैसे ही आइसोटॉप का डिस्कवरी हुआ तो देखो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जो थे वो बाय मास क्या थे, डिफरेंट थे। क्लियर है। तो इसका जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर डिफर इन मास, यानी कि ये कहता है कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो मास के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। एक एग्जांपल हम बात कर लें, जैसे आइसोटॉप्स की बात कर लें। जैसे हाइड्रोजन है 1H1, इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, जिसे हम प्रोटियम कहते हैं P, या इसको 1H1 से भी डिनोट करते हैं। इसको हम ड्यूटीरियम कहते हैं, D से डिनोट करते हैं, और इसे हम ट्राइटियम T से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसका जो मास नंबर है या मास एटॉमिक मास वो 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है। तो अब देखो ये तीनों है तो हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स, बट ये मास के अकॉर्डिंग क्या हो चुके हैं, डिफरेंट हो चुके हैं। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो डिफर भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मास। क्लियर है। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 था, देखो जैसे ही आइसोबार्स की डिस्कवरी हो गई, आइसोबार्स संभारिक जिसे कहते हैं, आइसोटोप समस्थानिक जिसे हम कहते हैं, तो जैसे ही आइसोबार्स संभारिकों की डिस्कवरी हो गई तो जो डाल्टन थ्योरी थी उसका जो लास्ट पॉइंट था जो कि हमने डिस्कस किया था क्या, कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
The atoms of different elements are differ in mass, size, properties. ये इट मीन कि डिफरेंट जो एलिमेंट है उनके जो एटम्स हैं वो मास में, साइज, आकार में और प्रॉपर्टीज, गुणों में क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो वो बात यहाँ रॉन्ग हो गई। कैसे? जैसे ही आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई। आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनके मास नंबर सिमिलर होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। तो अब देखो, तो पॉइंट नंबर जो थर्ड था इसका वो क्या था कि द एटम्स ऑफ different elements are similar in mass, यानी कि अब जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो मास में क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम यहाँ क्लियर करें तो एग्जांपल देखो, जैसे हम बात करें आइसोबार्स। क्या बात करें? आइसोबार्स का मतलब मैं बता देता हूं, समस्थानिक होता है, सॉरी समभारिक होता है। और आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है? समस्थानिक होता है। क्लियर है? और आइसोबार्स क्या होते हैं? समभारिक होते हैं। आइसोबार्स का मीन, जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कैल्शियम है आपके पास, कैल्शियम का एटॉमिक जो नंबर होता है वो 20 है, जबकि इसका मास नंबर 40 होता है। ऐसे ही अगर हम ऑर्गन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18, जबकि इसका मास नंबर कितना होता है? 14। अब देखो, दोनों एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट है। और दोनों एलिमेंट्स जो डिफरेंट है उनके एटम्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। और इन एटम्स के अंदर हम अगर चेक करें तो अकॉर्डिंग टू मास नंबर या मास, ये क्या है? प्रॉपर्टीज में सिमिलर आ गए। तो ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है। क्लियर है? तो चलो, मॉडर्न जो एटॉमिक थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में देखो, हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो इधर बड़े ध्यान से देखना बेटा। देखो हमने पढ़ लिया है कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कह के जाती है कि जो एटम है उसको भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं? सब डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और भी कई सारे पार्टिकल्स हैं, उनमें हम इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ईटीसी पार्टिकल होते हैं इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। अपरमाणवीय कण कहा जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के ही और स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। तो चलो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या है? देखो, अभी आपके सामने हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। ये एटम्स के स्मॉलेस्ट क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं? एटम में प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो चलो हम चेक कर लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन अपरमाणवीय कण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा ध्यान दें। ओके, तो सब एटॉमिक पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम्स, सिंपल सी बात है। स्मॉलेस्ट particles of atoms, the smallest particles of atom, इन्हें हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। क्लियर है? एग्जांपल्स के लिए हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे ही मेसोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ईटीसीज और भी कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और भी कई सारे होते हैं। अगर हम बात करें टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, अगर हम बात करें किसकी? टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं? 35। काफी ज्यादा पार्टिकल है। एटम खुद क्या है? स्मॉलेस्ट है।
उसके बाद में आप देखो उसमें खुद में अप्रोक्सीमेटली 35 और भी स्मॉल पार्टिकल्स क्या है, प्रेजेंट है। तो ये आप खुद भी देख सकते हो। क्लियर है? तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनको फर्दर आगे और भी डिवाइड किया गया है। चलो तो हम बात कर लेते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनको हम फर्दर आगे और क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है? फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है स्टेबल। स्टेबल इन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल या स्टेबल। और जो सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। तो सेकंड जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं अनस्टेबल। क्लियर है बच्चों? देखो स्टेबल या फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब मूलभूत कण होते हैं। स्टेबल ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एटम में स्टेबल होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते। जब तक एटम है जब तक ये उसमें स्टेबल होने वाले, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। जबकि अनस्टेबल पार्टिकल क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि ये एटम में नष्ट हो जाते हैं, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, जबकि ये एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे जो पार्टिकल है वो 3 पार्टिकल्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। क्लियर है? इसके बाद में जो रिमेनिंग 35 में से 3 एलिमेंट्स को अगर हम लेस कर दें तो रिमेनिंग 32 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल। और अनस्टेबल के अंदर हम काफी सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ये रहे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, ठीक है, पाई मेसॉन। तो ऐसे और भी कई सारे, पॉजिट्रॉन। तो काफी सारे अनस्टेबल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? चलो तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो गई। अब यहां पर मैं आपको कुछ नोट पॉइंट लिखा देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर यहां आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे करूं कि आपको ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन अनस्टेबल पार्टिकल है, और ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नन ऑफ दीज, सॉरी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, वापस से ध्यान से सुनना, कि निम्न में से कौन अनस्टेबल पार्टिकल है, कौन अनस्टेबल पार्टिकल है। ऑप्शन देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी। तो ऐसे कंडीशन में अब आंसर देना बड़ा मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल है, प्रोटॉन भी स्टेबल है, न्यूट्रॉन भी स्टेबल है। क्वेश्चन पूछा है अनस्टेबल पार्टिकल। तो मैं आपको बता देता हूं, एक नोट पॉइंट ध्यान से देखना। जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इन फ्री स्टेट वो अनस्टेबल होता है। मतलब फ्री स्टेट का मीन क्या हुआ कि अगर वो प्रोटॉन के साथ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब साथ हैं तो न्यूट्रॉन स्टेबल है। और अगर हम न्यूट्रॉन को क्या कर दें, प्रोटॉन से सेपरेट कर दें, तो वो हो गया फ्री स्टेट। उस कंडीशन में जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। क्लियर है? तो न्यूट्रॉन जो होता है वो अनस्टेबल पार्टिकल होता है फ्री स्टेट में जब अकेला है, प्रोटॉन के साथ है तो वो स्टेबल पार्टिकल होता है। और अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें तो हाफ लाइफ जो होती है इसकी, न्यूट्रॉन की हाफ लाइफ वो अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स के इक्वल। तो हाफ लाइफ इसकी कितनी होती है, 20 मिनट्स। हाफ लाइफ का मीन क्या है कि जब न्यूट्रॉन अनस्टेबल है तो ये डीके प्रोसेस में जाएगा। डीके का मतलब क्या होगा, ये टूटेगा। तो देखो ये 20 मिनट में इसकी इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्रारंभिक जो सांद्रता है, उसकी आधी सांद्रता डिसोसिएट हो जाएगी। क्लियर है? मतलब ये 20 मिनट बाद में जो इनिशियली लिया था उसका केवल आधा ही बच पाएगा, हाफ बच पाएगा। तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। क्लियर है?
तो देखो ये है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बेसिक बातें हैं और ये जरूरी है पढ़ना। क्लियर है? चलो तो हम अब नेक्स्ट जो स्टडी करने वाले हैं तो वो बड़े ध्यान से सुने। देखो हमारे पास काफी सारे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो अब आगे इनकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई उसके क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई है। तो हम अब इस लेक्चर में थोड़ा सा आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्या, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल भी बोल रहे हैं, इनकी डिस्कवरी की बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखो बड़े आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पहले पढ़ने वाले हैं। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। आ गई बात समझ में? तो इधर ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम कैथोड रेज भी बोल सकते हैं या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी हम बोल सकते हैं। आ गई बात समझ में? चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी जो थी, उसका जो इनिशियली प्रयास जो किया था, ठीक है, इनिशियली एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो एक साइंटिस्ट है जूलियस पुलकर नाम के, तो जिन्हें हम शॉर्ट में जे पुलकर भी कह सकते हैं। जे पुलकर जो ये साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने किया क्या, बड़े ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, कांच की नली। इन्होंने क्या किया, सेटअप तैयार किया। सेटअप में क्या किया, इन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, ये रही, ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। और इस ग्लास ट्यूब को वैक्यूम बनाया। वैक्यूम का मतलब यहाँ एक देखो हम पंप लगा देते हैं और ये पंप क्या काम करेगा, इसके अंदर जितनी भी एयर है इसको आउट कर देगा, बाहर कर देगा। क्लियर है? तो ये था वैक्यूम पंप। ये क्या था? वैक्यूम पंप था। वैक्यूम पंप किस काम आएगा आपको पता है? एयर को क्या करना है, आउट करना है यहां से। तो पहला काम ये ग्लास ट्यूब। अब देखो इस ग्लास ट्यूब के बोथ एंड्स पर, दोनों एंड्स पर इन्होंने इलेक्ट्रोड, यानी कि एक कंडक्टर रोड होती है इलेक्ट्रोड, उन इलेक्ट्रोड्स को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। और इन बोथ इलेक्ट्रोड को वायर के द्वारा एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। चल ये जो बैटरी थी वो हाई वोल्ट की थी। क्या थी भाई? हाई वोल्ट बैटरी या हाई वोल्टेज बैटरी, जिसका वोल्टेज ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट इसके अप्रोक्सीमेटली था। देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड नेगेटिव। नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड। क्लियर? और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको हम एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड। यहां तक का सेटअप उन्होंने तैयार किया। तो वो इस ग्लास ट्यूब में वैक्यूम जनरेट किया, फिर इसमें एक गैस, हाइड्रोजन, हीलियम ले सकते हैं आप, एक गैस को क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो यहां वैक्यूम करके फिर एक पर्टिकुलर गैस भरी। वैक्यूम, यहां पहले एयर थी, एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह सब है, उसको पहले वैक्यूम किया, फिर यहां एक सिंगल गैस फिल की, और इस सिंगल गैस का जो प्रेशर था वो वेरी लो रखा, बहुत कम रखा, और अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴
atm के अप्रोक्स था, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल इसको रखा, जो कि वेरी क्या था, लो, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। चलो, तो ये सेटअप अभी तैयार कर। अब उन्होंने क्या किया, जो ये एनोड था इसको परफोरेट कर दिया या पोरस कर दिया। परफोरेट का मतलब है छिद्रित कर दिया, यानी कि छिद्र बना दिए इसके बीच में, पोरस कर दिया। और इसके बिहाइंड एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि ZNS की बनी है, जो ZNS से फॉर्म होती है, तो एक लगा दी क्या, फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहां पे लगा दी। तो ये सेटअप उन्होंने रेडी कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, बैटरी ऑन की। देखो एक्सपेरिमेंट में समझा देता हूं किया क्या है, लिखना आपको खुद का है, यहां से ज्यादा थ्योरी अपने को काम की है नहीं, अपने को केवल एक्सपेरिमेंट समझना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्लियर है? तो देखो मैं एक्सपेरिमेंट क्लियर कर देता हूं कि यहां पहले हाई वोल्ट की बैटरी जो अप्लाई की थी उसको ऑन की। देखो बैटरी ऑन करते ही करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो स्लोली कैथोड जो है उसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, राइज। क्योंकि आप देखते हो करंट फ्लो होता है तो टेम्परेचर राइज होता है, वायर में भी ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ तो इधर से कुछ इनविजिबल रेज एनोड, कैथोड टू एनोड की ओर जाती है। कैथोड से कहां जाती है, एनोड की ओर जाती है, या कैथोड टू एनोड मूव करती है। और ये इन पोर जो हैं उनसे निकल करके जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उस पर स्ट्राइक करती है। क्या करती हैं, उस पर स्ट्राइक। तो जैसे स्ट्राइक हुई, देखो ये खुद क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जैसे यहां कुछ रेज आएंगी, इनविजिबल रेज आएंगी, वो स्ट्राइक करेंगी, तो इधर कुछ पार्टिकल अगर इस स्क्रीन पर स्ट्राइक करेगा तो यहां ग्लो होगी। क्या होगी, ग्लो। और यहां ग्रीन ग्लो, ग्रीन जो ग्लो थी वो उत्पन्न हुई। क्लियर? तो यहां ग्रीन ग्लो उत्पन्न हुई। जैसे ही ग्रीन ग्लो पुलकर को दिखी तो उनके दिमाग में एक बात आई, क्या कि ये ग्रीन ग्लो तभी जनरेट हो सकती है जब कैथोड टू एनोड कुछ पार्टिकल्स आए हों, मूव करके आए। यस कि नो? तो उन्होंने इतना डिस्कवरी कर लिया। क्लियर है? अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम क्रुक। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे W. क्रुक्स। विलियम क्रुक्स ने क्या किया, ये जो इनविजिबल रेज थी इनकी स्टडी की, और इनकी स्टडी करके उन्होंने ये बताया कि ये नेगेटिव पार्टिकल से फॉर्म होती हैं। किन से फॉर्म होती हैं, नेगेटिव पार्टिकल, मतलब इन रेज में नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात किसने कह दी, विलियम क्रुक ने कह दी। क्लियर? अब जैसे ही विलियम क्रुक ने अपना काम फिनिश किया तो अपने पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, वो जे थॉमसन। कौन आए, जे थॉमसन। अब जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ये जो रेज थी इनकी स्टडी की, और उन्होंने ये बताया कि ये जो इनविजिबल रेज आ रही हैं ये कहां से जनरेट होती है, कैथोड से। अब कैथोड से क्यों जनरेट हुई, क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में बात की थी क्या, कि बैटरी ऑन करते ही यहां का टेम्परेचर राइज होने लगेगा। जैसे ही राइज होगा तो बताओ इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है ही, वो एनर्जी लेंगे, और हाई एनर्जी जब उनकी होगी तो वो इस सरफेस को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। और इस सरफेस को लीव करेंगे तो वो यहां से लीव करके कहां की ओर मूव करेंगे, एनोड। बिकॉज ये खुद नेगेटिव है, इलेक्ट्रोड भी नेगेटिव है, तो
तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन शो करेंगे, रिपल्शन से ये इधर मूव करेंगे, और ये खुद पॉजिटिव है तो इनको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो जे थॉमसन थे, उन्होंने एक बात बोली कि ये जो इनविजिबल रेस थी, जो नेगेटिव पार्टिकल से फॉर्म है, वो जनरेट होती है कहां से? कैथोड से। और इन रेज का नाम उन्होंने कैथोड रेज रख दिया। क्या रख दिया? कैथोड रेज। क्या रख दिया भाई? कैथोड रेज। तो इन रेज का नाम उन्होंने क्या रख दिया? कैथोड रेज रख दिया। यहां तक कोई बात डाउट हो, यहां तक किसी बात में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट डे वीडियो लेक्चर में इसका डाउट सॉल्यूशन दे देंगे। क्लियर? बाकी ऐसी कोई बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो जे थॉमसन ने क्या कर दिया? कैथोड रेज इनका नाम रख दिया। और एक और काम किया उन्होंने, क्या कि ये जो विलियम क्रुक्स थे, उन्होंने जो कहा था कि ये जो इनविजिबल रेज हैं वो नेगेटिव पार्टिकल से बनती हैं, उन नेगेटिव पार्टिकल्स का नाम इन्होंने नेगेट्रॉन भी रख दिया। क्लियर? चलो, ये थॉमसन ने अपना काम फिनिश कर दिया। इसके बाद स्टोनी एक साइंटिस्ट था, स्टोनी एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, बस नेगेट्रॉन जो थे उनका नाम चेंज करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन रख दिया। इन्हीं नेगेट्रॉन को उन्होंने क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डिस्कवरी हो गई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये पूरा सेटअप, पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझा दिया है, बड़े ध्यान से इसको देख सकते हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है, एक बार में ही नहीं हुआ था, क्योंकि देखो इनिशियली पहले ये जो एनोड था इसको उन्होंने पोरस नहीं किया, परफोरेट नहीं किया, तो इधर से कुछ रेज आई भी तो वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक नहीं कर पाएंगी, तो इधर कुछ ग्लो शो नहीं होगी। तो फिर इधर परफोरेट किया, फिर निकल के आई, फिर ग्रीन ग्लो हुई। तो ऐसे काफी सारे एक्सपेरिमेंट, काफी टाइम जब ये रिपीट हुआ तब जाकर के ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हुआ। तो यहां तक ये अपन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? हाई वोल्टेज बैटरी का रीजन क्या था? हाई वोल्टेज से ये देखो इसका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होने से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लिबरेट हो जाएंगे। क्लियर है? जब ये इलेक्ट्रॉन इधर कैथोड टू एनोड मूव करेंगे तो जो ये गैस इसमें फिल है, इस गैस का आयोनाइजेशन करेंगे। यानी कि आप समझो, इलेक्ट्रॉन जब गैस से पास आउट होगा तो इन गैस के पार्टिकल से कोलिजन करेगा, कोलिजन करेगा तो ये इन गैसियस पार्टिकल्स को क्या कर देगा? आयोनाइज कर देगा। यानी कि ये गैस आयोनाइज्ड हो जाएगी। क्लियर है? तो ये सेटअप और ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। अब देखो, हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कैथोड रेज थी, कौन थी ये? कैथोड रेज। इन कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। तो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्लियर है? तो चलो हम नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो ये जो कैथोड रेज थी इनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। देखो, कैथोड रेज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो देखो, ये स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन में ये क्या करती हैं? मोशन करती हैं। स्ट्रेट पाथ पर क्या करती हैं? मोशन करती हैं। क्लियर है? अब देखो, स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगी, इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? ये कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो ध्यान से देखो, उन्होंने क्या किया, जो ये जैसे मान लो इधर से कौन आ रही है? कैथोड रेज आ रही है। कौन आ रही है? कैथोड रेज। तो इन कैथोड रेज के
पाथ में उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ऑब्जेक्ट से ये क्या करेंगे, टकराएंगे, टकराएंगे तो ये इसको पास आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट की इधर बैक साइड में क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इमेज बनना ये शो कर रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। क्लियर है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, अगर सामने से कोई लाइट आ रही है और अगर वो स्ट्रेट है तो देखो मेरे को पास आउट करेगी नहीं। जैसे ही पास आउट नहीं करेगी, मैंने उसका जो पाथ था वो ब्लॉक कर दिया, तो मेरी इमेज कहां बन जाएगी, मेरे बिहाइंड, पीछे बन जाएगी। पर अगर मान लो रेज स्ट्रेट जो पाथ है उस पर मोशन नहीं कर रही होती, तो वो ऐसे आती और ऐसे घूम के निकल जाती ऐसे, तो फिर मेरी जो इमेज है वो नहीं बन पाती। तो इमेज बनना ये शो करता है कि ये स्ट्रेट पाथ पर क्या करती है, मोशन करती है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर, जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है वो क्लियर होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या कर लेंगे, डिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे। क्लियर, तो देखो ध्यान से, तो इट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया, तो देखो दो प्लेट्स ली गई, एक पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब जो कैथोड रेज आ रही है, इस कैथोड रेज को क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा। तो जैसे ही कैथोड रेज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करती है, वो अपना पाथ है वो चेंज कर लेती है और अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो गई। तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्शन शो कर रही है। और इसी एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता चलता है कि कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड कैसे पता चला, क्योंकि ये किसकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिव की ओर। तो पॉजिटिव की ओर वो अट्रैक्ट होता है जिस पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो ये भी हो गई क्या, कि कैथोड रेज कैसी होती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। चलो इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर आप इनके पास में मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल हम बात कर लें कि देखो ये है एन पोल मैग्नेटिक फील्ड के लिए और ये है एस। अब देखो ये कैथोड रेज, ये कौन सी रेज है, कैथोड रेज। तो ये कैथोड रेज है, वो जब इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी तो देखो या तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो सकती है या ये इधर डिफ्लेक्ट हो सकती है, दोनों में से किसी भी साइड में डिफ्लेक्ट हो सकती है। आगे बात समझ, या आप यूं कह सकते हो कि ये क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने पाथ से भटक जाएगी, तो इधर इधर घूम जाएगी। क्लियर है, तो ये कैथोड रेज का जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड में वो क्लियर हो गया। तो 3 एक्सपेरिमेंट हमने यहां क्लियर करे, 3 प्रॉपर्टीज हमने क्लियर करी। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि इट हैव काइनेटिक एनर्जी, कि ये जो कैथोड रेज हैं वो कौन सी एनर्जी रखती हैं, काइनेटिक एनर्जी रखती हैं। अब ये कैसे पता चला कि काइनेटिक एनर्जी इनके पास होगी, तो देखो क्या किया, जो कैथोड रेज थे इनके पाथ में एक फेन रख दिया लाइट, जिसका वेट बहुत ही कम था, लाइट वेट फेन था, वो यहां रख दिया। तो जैसे ही ये कैथोड रेज इस फेन से टकराएगी, कॉलिजन करेगी, ये फेन क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। और जैसे ही घूमा तो हमें पता चला कि इनकी जो एनर्जी थी वो किसको ट्रांसफर हुई, फैन को, और फैन क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। यस कि नो, तो ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हो गई, 4, क्या, कि इट हैव काइनेटिक एनर्जी। तो कैथोड रेज क्या रखती है, काइनेटिक एनर्जी रखती है। चलो, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखते जाए आप।
प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है वो क्या है, ध्यान से देखो कि कैथोड रेज जब किसी हार्ड सरफेस या यूं कह सकते हैं हार्ड मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो एक्स रेज जनरेट करती है। ये क्या करती है, एक्स रेज। तो ये एक्स रेज को क्या करती है, जनरेट। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था कि देखो ये है कैथोड रेज। कैथोड रेज एक्चुअल में होते क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बिकॉज हम जानते हैं कि कैथोड रेज में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी हार्ड मेटल सरफेस पर जाकर कोलिजन करेंगे तो यहां से कुछ रेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इन रेज को बोलते हैं एक्स रेज। बिकॉज इनके जो प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में पहले नॉलेज नहीं था, इसलिए इनको एक्स नाम दिया गया। इसलिए यहां नाम भी क्या हो गया, एक्स रेज। और ये जो हम ले रहे हैं वो है मेटल सरफेस। ये क्या है, मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस पर जब स्ट्राइक करती हैं तो यहां क्या जनरेट कर देती हैं, एक्स रेज ये जनरेट कर देती हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। इसके बाद में हम बात कर लें प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें तो देखो जो कैथोड रेज होती हैं इनका E/m जिसे हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, तो जो इनका स्पेसिफिक चार्ज है जिसे हम E/m से डिनोट करते हैं, तो इनका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलोम पर या कूलाम पर केजी इतना आता है। अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना। देखो E जो है, E का मतलब क्या है, चार्ज। E का मतलब क्या है, चार्ज। और M क्या है, मास। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बिकॉज कैथोड रेज में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो चार्ज हो गया। और फिर हम अगर बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो वेरी लो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। क्लियर। तो यहां से हम E/m कैलकुलेट कर सकते हैं। E/m कैसे, E 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन मास क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। तो यहां से फाइनली 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ये E/m की वैल्यू आ जाएगी। आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻19 10⁻−19 कूलम। और जो इसका मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हो, -28 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ग्राम में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां मास केजी की जगह ग्राम में पुट कर दो। ग्राम में पुट करने का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻−28 हो जाएगा। तो यहाँ जो 11 है उसमें से 3 कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ग्राम में कितना आ जाएगा 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई कितनी, 6। अब एक दो प्रॉपर्टी और हैं, इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में ये जो डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन की, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट है, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर। देखो 6 नंबर प्रॉपर्टी है E/m। तो ध्यान से देखो जो कैथोड रेज के E/m है, E/m वो चेंज नहीं होता है जो आप ग्लास ट्यूब में गैस फिल करते हो उससे, और जो आप कैथोड बना रहे हो जिस मेटल का उसकी नेचर से, उससे E/m अफेक्ट नहीं होता है, या यूं कह सकते हैं इंडिपेंडेंट होता है, वो उस पर निर्भर नहीं करता, चेंज नहीं होता। बिकॉज आप खुद देखो एक्चुअल में E/m किसका है, कैथोड रेज का। और कैथोड रेज में कौन है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी फिक्स होता है। अब चाहे कैथोड किसी भी मेटल का बनाओ, कोई भी मेटल बना लो, कैथोड निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही।
भाई आपने इधर कैथोड बना लिया किसी भी मेटल का, बट यहां से लिबरेट निकलेंगे कौन? इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का E बाई एम तो क्या होने वाला है? फिक्स। यस कि नो? तो दी जो E बाई एम है, इट कैन नॉट अफेक्टेड बाई, इट कैन नॉट अफेक्टेड या इट कैन नॉट चेंज बाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द गैस, एंड द गैस कौन सी? जो कि कहां फिल है? ग्लास ट्यूब। क्लियर है? तो ना तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और ना ही गैस, इन दोनों पर ही ये डिपेंड नहीं करता है। तो E बाई एम क्या होता है? कैथोड रेज का E बाई एम क्या होता है? फिक्स्ड। E बाई एम क्या होता है? फिक्स्ड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज चेक कर ली है। कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टी है वो काफी सारी है, वो आपको दिख गया। काम का पॉइंट ये है, E बाई एम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, जो कि फिक्स होता है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी होता है। बाकी ये जो E बाई एम है वो फिक्स्ड होता है। ये जो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो उसके नेचर और जो गैस फिल की है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, उनसे ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही काफी है, इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आएगा, जिसे हम कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड जो फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी की बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। पढ़ें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्लियर? ओके, थैंक यू।